मैं डॉक्टर शोभा भाटिया, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय जमवा रामगढ़ से हिंदी साहित्य में द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में आज नाटक के बारे में चर्चा करूंगी। पूर्व में हमने नाटक की पूर्व पीठिका, भारतेंदु युग और संक्रांति काल तक नाटक के विकास को देखा था। आज हम नाटक में प्रसाद युग को देखेंगे। भारतेंदु जी के असमय चले जाने से हिंदी में मौलिक नाटकों के लेखन में एक अवरोध सा आ गया था, लेकिन इस समय में अनुदित नाटकों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नाट्य शिल्प में जैसा विकास और भावबोध में जैसा विस्तार अपेक्षित था, वह भारतेंदु जी के चले जाने के बाद जयशंकर प्रसाद के नाटक क्षेत्र में आने से हुआ। वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। भारतेंदु युग में हिंदी नाटकों की जो शैशव अवस्था थी, उसका विकास प्रसाद जी की प्रतिभा से अग्रगण्य हो गया। प्रसाद जी इस क्षेत्र में युगांतकारी प्रतिभा को लेकर आए। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर हिंदी नाटकों को उत्कर्ष और प्रभाव प्रदान किया। हिंदी नाटकों का विकास एवं परिष्कृत रूप प्रसाद जी के युग में देखने को मिलता है। वस्तुतः अगर हम कहें तो प्रसाद स्वयं एक युग थे। उन्होंने हिंदी नाटकों में मौलिक क्रांति पैदा कर दी। प्रसाद जी ने अपने नाटकों के द्वारा हिंदू एवं बौद्ध काल के इतिहास को जीवंतता प्रदान कर दी। हिंदी नाटक के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति, देश के गौरवशाली इतिहास, मानवीय संवेदना को जिस ढंग से प्रसाद जी ने जोड़ा, उससे हिंदी के नाटकों को भव्यता और उत्कर्ष मिला। यहाँ तक हमने देखा कि वास्तव में जो नाटक का विकास भारतेंदु युग में हो रहा था, अचानक प्रणेता के रूप में भारतेंदु जी के चले जाने से वो समाप्त हो गया और अन्य नाटककार दूसरी भाषाओं से अनुवाद करके नाटक तो ला रहे थे, लेकिन स्वयं द्वारा रचित नाटक बहुत ही कम थे। ऐसी स्थिति में जब प्रसाद जी आए तो उन्होंने नाटक में जो परिवर्तन किए, जो ऊंचाइयां प्रसाद जी के नाटक को मिली, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। प्रमुख रूप से प्रसाद जी के नाटक अधिकांशतः ऐतिहासिक हैं। प्रसाद जी की ऐतिहासिकता से तात्पर्य है कि उस युग के अनुरूप उन्होंने पूर्व में प्रचलित राजाओं महाराजाओं की जो रचनाएं थी या जो उनके समय में कार्य हुए थे, उनके अनुसार उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। कुछ पौराणिक नाटक भी उन्होंने लिखे हैं। पौराणिक से आप समझ सकते हैं कि इतिहास से पूर्व जो पुराण काल में रचनाएं की गई, वो पौराणिक कहलाती हैं। प्रसाद जी के प्रमुख नाटकों को अगर हम देखें तो उसमें नाम आते हैं विशाख, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त,
एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि। इसमें से जन्मजय का नागयज्ञ पौराणिक नाटक है। अन्य नाटककारों ने जहाँ हिंदुओं के जातीय अभिमान और मुसलमानों से लोहा लेने की बात का वर्णन किया है, वहाँ प्रसाद जी ने हिंदुओं की सभ्यता एवं नैतिक श्रेष्ठता को दिखाने का प्रयास किया है। देखिए, यहाँ नाटककारों में दो प्रकार के अंतर दिखाई देते हैं। एक तरफ जहाँ अन्य नाटककार हिंदू मुस्लिम अंतर को स्पष्ट करते हुए मुसलमानों और हिंदुओं में अंतर उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे थे, वहीं प्रसाद जी हिंदुओं की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए पूर्व प्रचलित हिंदू सभ्यता और उनकी नैतिकता के आधार पर उनको श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास कर रहे थे। उनके नाटकों को पढ़कर यह प्रतीत होने लगा कि प्राचीन काल में भी आजकल जैसी ही व्यवस्था थी। उन्होंने ऐतिहासिक और पौराणिक नाटकों को अपने समय के संदर्भों के साथ जोड़ा और सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक चेतना का प्रतिबिंब इन रचनाओं में दिखलाया। देखिए, यहाँ एक बात और स्पष्ट होती है कि उन्होंने सिर्फ ऐतिहासिक और पौराणिक नाटकों की रचना ही नहीं की, बल्कि उस युग में आवश्यकता अनुसार जो सामाजिक और राजनीतिक या धार्मिक चेतना थी, उस युग से जोड़कर प्रसाद जी ने इतिहास के संदर्भों से उसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है। प्रसाद जी के नाटकों में मनोवैज्ञानिकता पर्याप्त मात्रा में है और कहीं कहीं तो बड़े सुंदर अंतर्द्वंद भी दिखलाए गए हैं। उनके नाटकों में प्रसंगवश आए हुए गीत भी साहित्य की निधि हैं। अब देखिए, प्रसाद युग की एक प्रमुख विशेषता हमारे सामने आती है कि नाटक रचना में उन्होंने पद्य को भी स्थान दिया और पद्य नाटक को अभिनय करते समय गीतों के महत्व को भी स्वीकार किया। किंतु उनके नाटक कला प्रधान होते हुए भी अत्यधिक क्लिष्ट होते थे। प्रसाद के नाटकों में थोड़ा सा हमें अंतर यह मिलता है कि यद्यपि प्रसाद जी के नाटक बहुत श्रेष्ठ थे, लेकिन उनकी भाषा थोड़ी सी कठिन होती थी, जो कि कलात्मकता के कारण विशिष्ट व्यक्तियों को तो बहुत अच्छे से गहराई से प्रभावित करती थी, लेकिन आम जनता को समझने में उसे थोड़ी सी परेशानी होती थी। अतः वह साधारण रंगमंच के योग्य नाटक नहीं बन पाए। उसके लिए विशेष रंगमंच की स्थापना करना अत्यंत आवश्यक हो गया। प्रसाद जी के नाटकों में प्रसाद गुण की कमी भी है। उनके साधारण पात्र भी संस्कृत भाषा बोलते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन करते हैं। देखिए, एक तो प्रसाद गुण की कमी, दूसरा भाषा के रूप में संस्कृत भाषा के क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करने और दार्शनिक सिद्धांत जो कि आम व्यक्ति आसानी से नहीं समझ पाता, ऐसे सिद्धांतों का विवेचन प्रसाद जी ने किया, जिसके कारण से उन्हें विशेष रंगमंच की आवश्यकता हुई। प्रसाद जी के प्रधान पात्रों में एक दार्शनिक त्याग की भावना रहती है और उन पर प्रसाद जी के नियतिवाद की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नाट्य कला की दृष्टि से इस काल में नाटकों में कथानक का मनोवैज्ञानिक चरित्र चित्रण, हास्य के दृश्यों की योजना, आधुनिक जीवन का वातावरण, स्वाभाविक संलाप, साहित्यिक भाषा, स्थिति के अनुकूल सुरुचिपूर्ण गीतात्मकता का प्रयोग, रस आदि गुणों का सुंदर विकास हुआ है।
नाट्य शिल्प की दृष्टि से इस काल के नाटकों में नांदी और प्रस्तावना का प्रयोग नहीं किया गया है। इस काल में कथानक के सौंदर्य के लिए घटना की विचित्रता और कथा की वक्रता के प्रदर्शन के लिए अंकों के अनेक दृश्यों की स्थापना, संधि निर्वाह की शिथिलता, प्रायः 3 अंकों में ही कार्य समाप्ति, विकल्प अनुसार अंक विधान, कार्य के स्थान पर वार्तालाप, स्वगत भाषण और पृथक संभाषण की विवेकपूर्ण आयोजना, ध्वनियों के स्थान पर शब्दार्थ से वातावरण की सृष्टि, भिन्न भिन्न पात्रों से भिन्न भिन्न प्रकार की भाषा तथा गीतों के प्रयोग की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। इस तरह इस काल में मुख्य रूप से साहसिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक आदि विभिन्न प्रकार के नाटकों की रचना हुई है। प्रसाद जी के पश्चात हिंदी नाट्य साहित्य में नवीन युग का आरंभ हुआ। इस युग में नाटकों के उन सभी प्रयोगों का विकसित रूप देखने को मिलता है जो प्रसाद जी ने किए थे। प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटकों की रचना के साथ ही अन्य लेखकों ने भी अनेक ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। प्रसाद जी ने गुप्तकालीन ऐतिहासिक आधार को ग्रहण किया। इस काल में उसे छोड़कर राजपूत और मुगल कालीन इतिहास को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया। इस युग के नाटकों में स्वाधीनता के प्रति सक्रियता, बलिदान भावना, हिंदू मुस्लिम एकता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। देखिए, अब जो अंतर आया है आधुनिक युग में, वो यह आया है कि समय की मांग और आवश्यकता के अनुसार युग के नाटकों में देश की आज़ादी के लिए सक्रियता, बलिदान की भावना और हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष रूप से बल दिया गया। इस काल में नाटककारों का ध्यान वर्तमान काल के चित्रण पर विशेष रूप से रहा। अन्य लेखकों ने भी नाटकों के माध्यम से अपने युग की समस्याओं का चित्रण करने के साथ साथ इस युग की राजनीतिक चेतना का भी सफल अंकन किया है। इनमें से प्रमुख हैं सेठ गोविंदास, हरि कृष्ण प्रेमी, उपेंद्र नाथ अश्क, चतुरसेन शास्त्री, मिश्र बंधु, वृंदावन लाल वर्मा, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, अज्ञे आदि। इस साल के कतिपय नाटकों में वर्ण व्यवस्था, नारी जागरण, अनमेल विवाह, विधवा समस्या, अवैध संतानों की समस्या, नशा की समस्या और साधुओं के पाखंड आदि का भी चित्रण हुआ है। देखिए, 2 तरह से हम इसमें अंतर देखते हैं। एक तरफ तो स्वाधीनता की लड़ाई के समय की सामाजिक मांग के अनुसार नाटकों में चित्रण हुआ और दूसरी तरफ समाज व्यवस्था में जो कठिनाइयाँ आ रही थी, जो समस्याएं थी, उसमें नारी को जागृत करने का, अनमेल विवाह मतलब छोटे बड़ी आयु में अंतर, अत्यधिक अंतर का, विधवा नारी विधवा विवाह की समस्या और अवैध संबंधों से उत्पन्न संतानों की समस्या, समाज में व्याप्त नशे की समस्या और साधुओं के पाखंड का चित्रण हमें दिखाई देता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ हमारे मूल्यों में परिवर्तन आया। शासन व्यवस्था के साथ ही विभिन्न समस्याओं के उत्पन्न होने से उनके समाधान से देश की उन्नति संभव थी। अतः इस काल के नाटककारों के सामने जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार के विभिन्न रूप, संयुक्त परिवारों का टूटना, नारी शिक्षा परंपरा और प्रगतिवाद वर्गों का संघर्ष, आर्थिक विषमता एवं अन्य विभिन्न सामाजिक समस्याएं भी उभर कर सामने आई। देखिए, समाज में वो समस्याएं तो थी ही, लेकिन आज़ादी के साथ ही जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करके
किसानों के लिए ज़मीन उपलब्ध कराना, युद्ध के समय से संयुक्त परिवारों का टूटना और नारी अशिक्षा के कारण शिक्षा के प्रति संवेदना, प्रगतिवादी वर्गों का संघर्ष और कठिनाइयाँ उभर कर सामने आई। साथ ही समाज में फैली बेकारी, गरीबी, धार्मिक मूल्यों का ढकोसला सामने आने लगा। अंधविश्वास, छुआछूत, छोटे बड़े का संघर्ष जो कि समाज को अंदर से खोखला कर रहा था, इस काल के नाटककारों ने इन सभी को अपने नाटकों का आधार बनाया और स्वतंत्रता के पश्चात के नाटकों में इन सभी प्रवृत्तियों को नाटक के माध्यम से विशेष रूप से चित्रित किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात के नाटककारों में धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण मोहन, राकेश, रामकुमार वर्मा आदि ऐसे नाटककार हुए जिन्होंने नवीन भावबोध को अपने नाटकों में अभिव्यक्ति प्रदान की। स्वतंत्रता के बाद हिंदी नाटक और रंगमंच का अच्छा विकास हुआ। दिल्ली में स्थापित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तथा कोलकाता, बम्बई आदि नगरों में स्थापित नाटक केंद्रों द्वारा हिंदी नाटकों की रचना और मंचन के लिए बड़ा प्रोत्साहन मिला। लक्ष्मी नारायण लाल की मादा कैक्टस और रात रानी, धर्मवीर भारती का अंधा युग आदि कई महत्वपूर्ण नाटक इसी काल में प्रकट हुए हैं। 20वीं शताब्दी में संस्कृत के अतिरिक्त भारत की अन्य भाषाओं में एवं विदेशी भाषाओं से भी अनेक उत्तम नाटकों का रूपांतरण या अनुवाद हिंदी में होने लगा। कथा और शिल्प की दृष्टि से हिंदी नाटकों का विकास बहुमुखी विस्तार पा रहा है। तकनीकी दृष्टि से भी नाटक में नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं। अनेक साहित्यकारों और रंगकर्मियों ने छोटे बड़े शहरों में अपनी नाट्य मंडलियों को स्थापित करके नाटकों का मंचन करने का सफल प्रयास किया है। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि टीवी और सिनेमा ने मंचीय नाटक के विकास में रोड़े अटकाए हैं। फलस्वरूप नाटक के लेखन और उनके मंचन में वांछित प्रगति नहीं हो पा रही है। आधुनिक नाटकों की मूल प्रवृत्ति में हम विशेष प्रकार से यह परिवर्तन देख सकते हैं। पहला, प्रसाद जी के युग में 4 या 5 अंक वाले नाटक के स्थान पर अब नाटकों के आकार छोटे होने लगे हैं और बाद में 2 या 3 अंकों से अधिक नाटक नहीं लिखे गए। दूसरा, वे प्रायः वर्तमान समय से ही संबंध रखते हैं। तीसरा, वर्तमान नाटक अधिकतर मनोवैज्ञानिक और समस्यात्मक होते हैं तथा उसमें रंगमंच के संकेतों का बाहुल्य है। यहाँ तक कि कुर्सी, मेज, तस्वीर आदि का भी स्थान निश्चित कर दिया जाता है। पांचवा, संकलन त्रय के पालन करने की ओर भी उनकी प्रवृत्ति कम होती चली गई। कुछ नाटककारों ने तकनीक के कुछ नए सफल प्रयोग किए। अब संकलन त्रय की आवश्यकता को अस्वीकार कर दिया गया। छठा, नाटक के कथ्य और शिल्प के नए नए प्रयोग हमें देखने को मिल रहे हैं। सातवां, भाषा अधिक से अधिक सरल होती चली गई है। आठवां, मंच में विद्युत प्रभाव आदि की नई नई तकनीकों का प्रयोग भी होने लगा है। इस तरह हम पाते हैं कि नाटक क्रम से विकास को प्राप्त होकर निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता चला गया है। लेकिन आधुनिक युग में समय के अभाव के कारण और टीवी तथा सिनेमा के विकास से मंच पर नाटक देखने जाने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। वह घर पर रहकर ही टीवी के माध्यम से नाटकों को देखना पसंद करते हैं। ऐसी स्थिति में रंगमंचीय नाटकों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है।